नमस्कार दोस्तों, पीक पीसीएस के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने इसके पहले 4 से 5 टॉपिक्स कंप्लीट किए, ठीक है। और ये वीडियो जो होगी, ये इंडियन ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो होगी, ठीक है। इसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट जो है जो बचे हैं, 1-2 टॉपिक वो देखेंगे। बाकी इसके पहले हमने क्या क्या देखा है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले नदी देख ली है, झील, झरना, नदी बांध, ग्लेशियर, घाटी और दर्रे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पहले और दूसरे टॉपिक में देखी है। तीसरे लेक्चर में हमने क्या देखा है, पर्वत श्रृंखलाएँ और सबसे ऊंची जो चोटियाँ हैं, फिर खनिज अयस्क, खान के क्षेत्र, उत्पादक राज्य और परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद बात करें तो हमने एग्रीकल्चर वाला टॉपिक भी इंड कर लिया, ठीक है। उसमें हमने क्या क्या देखा है कि क्या इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और उनके उत्पादन में कौन से राज्य पहले सबसे आगे आते हैं, फिर उनका क्रम क्या है, ठीक है। और इसको हमने इंडिया के प्रेस्क्रिप्शन में भी देखा है और वर्ल्ड के जो है उसमें भी देखा है। तो यहाँ पे दोनों का कंपेयर हो जाता है, इंडिया और वर्ल्ड का, ठीक है। अगला हमने सारी क्रांतियाँ देख ली हैं और मिट्टियाँ देख ली हैं, सारी मृदाएँ देख ली हैं, ठीक है। इसमें से एक टॉपिक बच जाता है जो कृषि से संबंधित अनुसंधान है, ठीक है। अनुसंधान संस्थान हो जाते हैं और वो किस राज्य में स्थित हैं। तो ये यहाँ से ज़्यादा तो नहीं, पर कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी हम लोग मिसलेनियस में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब हमको क्या क्या देखना है, एक तो ये टॉपिक बचता है अपना जनजातियाँ, ठीक है, ट्राइब्स। क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में एक प्रश्न तो यहाँ से कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा, हर साल आता है, फिर आएगा भी, 2026 में भी आएगा, ठीक है। और अगला बचता है अपना मिसलेनियस। और मिसलेनियस में हमको क्या देखना है, इसमें सी पोर्ट्स हो गए जैसे, ठीक है, कोस्ट के नाम हो गए कि मान लेते हैं ये अपना हो गया, तो ये मान लो गोवा है, तो गोवा के सामने वाले तट को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको मालाबार बोलते हैं, ठीक है। ये तमिलनाडु के सामने वाले तट को क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल बोलते हैं। उड़ीसा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, तो उत्तरी सरकार बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो है लाइन्स क्या होगी कि भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी लाइन पड़ती है, भारत चाइना के मध्य कौन सी लाइन पड़ती है, ठीक है। और 82.5 डिग्री पर जो है अपनी टाइम लिखा, डेट लिखा है, उस पर टाइम लिखा है, उस पर क्या कौन कौन से राज्य पढ़ते हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, ऐसे कौन कौन से कितने राज्य पढ़ते हैं, ठीक है। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब कर्क रेखा पे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के राज्य या इंडिया के राज्य पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। बाकी इनके बारे में या इनके बारे में बात करें तो इनको वर्ल्ड के बारे में देखें कि वर्ल्ड में कौन कौन से देश पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से महाद्वीप पढ़ते हैं, तो वो सब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में देखेंगे। अभी के लिए इंडिया की चल रही है तो इंडिया की देखेंगे। फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो गए और क्लाइमेट से संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे वर्षा का पश्चिमी विक्षोभ हो गया, या कभी कभी भूकंप से आ जाता है, कभी कभी कहाँ से आ जाता है, जैसे वायुमंडल में परतें हो जाती है, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, ऐसे करके, ठीक है। ये भी देखेंगे। तो मिसलेनियस में जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं वो रखा है मैंने, जैसे 4 से 5 साल में एक बार पूछ लिया गया, ठीक है, तो उसको रखा है। बाकी ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, ये हर साल या हर 1 से 2 साल में एक बार एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको मस्ट है कि पढ़ना ही है, रटना है। पढ़ना तो छोटी बात है, आपको याद करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा कहीं से तो आते नहीं है, ठीक है। तो अब हमको 2 टॉपिक देखने हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ऊपर के सारे जो टॉपिक्स तो हम लोगों ने कंप्लीट ही कर लिए हैं, है ना। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि खान एवं खनिज क्षेत्रों से, ठीक है, खान हो गया, खनिज क्षेत्र हो गए, इससे संबंधित सारी चीज़ें जो थी वो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के साथ, ठीक है। तो उसी सीरीज में जो है ये अपना अगला वीडियो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएंगे आपके, और जो क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर पीसीएस में पूछे गए हैं या आगे आएंगे, वो सारे आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कि इधर सॉइल दिया गया है, क्या है कि निम्नलिखित कथनों में लेटराइट मिट्टी के बारे में बताओ। लेटराइट मिट्टी, ठीक है, तो यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, क्या सही है ये सब हम बाद में देखेंगे। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम की कमी पाई जाती है, ऐसा करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया अपना, इधर कपास की फसलों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में गन्ना चीनी उत्पादन, ये चीनी के उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे लाल मृदा हो गया, लाल मृदा के बारे में पूछा गया है। तो मृदाओं से अभी आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे काली लेटराइट मिट्टी पूछा गया है, अगले साल लाल मिट्टी पूछ लिया गया है,
उसके पिछले साल जो है ये काली मिट्टी पूछ लिया गया है, ठीक है। फिर ये बेसाल्ट लावा से उत्पन्न वाली मिट्टी की बात कर रहा है, पूछ लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मिट्टियों से क्वेश्चन पूछता है और हर 2 साल में पूछता है। अब बात करें फसलों की, तो ये कपास से पूछ लिया, ये गन्ने से पूछ लिया, ठीक है। ये किस्म का गन्नों पुष्पों की किस्म हो गई, ये सोयाबीन हो गया, ठीक है। और इधर ये किस राज्य में किसका उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में पूछ लिया गया, ठीक है। ये ऊपरी गंगा मैदान के जलवायु क्षेत्रों के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फिर ये जूट की बात, जूट फसल, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी भी पूछी जाती हैं, जैसे अनाज उपज क्या होता है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून से खेती के बारे में, या ये तो जलवायु से, ये नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा इस टॉपिक में पर्टिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे जो है विश्व के कुछ देशों में कृषि जलवायु, ये भी नहीं पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, पर ये भी देख लेंगे, ये तो जलवायु का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देख दिया गया है कि कौन सी फसल का उत्पादन कहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्रांतियों का, कि गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, येलो क्रांति, या जो भी क्रांति, ये भी हम लोग देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये तो हर एग्जाम के लिए, पीसीएस ही नहीं, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे किसी फसल की दी गई है, वहाँ का किस्म दे दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें से 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्रीकल्चर से, जो कि हमने अभी देखा है। उसके हिसाब से क्या क्या हो सकता है, एक तो सोयल हो सकती है, एक तो क्रॉप्स हो सकती हैं, तीसरा रिवॉल्यूशन हो सकता है, रिवॉल्यूशन मतलब क्रांतियाँ हो गई, और कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है फसल का, कहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन या भंडार होता है फसलों का, मतलब भंडार का मतलब कहाँ पे किस फसल की प्रायोरिटी रहती है, कि जैसे पश्चिम बंगाल में धान को प्रायोरिटी दी जाती है, उसी प्रकार से पंजाब में गेहूं को दी जाती है, ठीक है। राजस्थान में बाजरा को दी जाती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, ये आप एकदम रट लेना, ठीक है। ये बोर्ड और उनका अधिनियम कहाँ से कब उत्पादित हुई। तो बात करें कॉफ़ी बोर्ड, तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलोर कर्नाटका में, ठीक है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है, बेंगलोर कर्नाटक। और कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना अधिनियम 1942 के तहत की गई थी, ठीक है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम केरल हो जाएगा, कहाँ पे, कोट्टायम केरल, और ये अधिनियम 1947 से बनाया गया था। बात करें चाय बोर्ड, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ये 1953-54 के अधिनियम से स्थापित किया गया था। बात करें तंबाकू बोर्ड, तो तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कहाँ पे, गुंटूर आंध्र प्रदेश, अधिनियम 1975। फिर बात करते हैं मसाला बोर्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मसाला बोर्ड कोच्चि केरला 1986। बात करें राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड, जो कि कहाँ पे बनाया गया है, दिल्ली में 2008 में स्थापित किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है अभी के हिसाब से। बात करते हैं भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, जो कि पूरे महाराष्ट्र में है, 2009 में बनाया गया। राष्ट्रीय जूट बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल, और राष्ट्रीय मत्स्य बोर्ड हैदराबाद जो है तेलंगाना में, या आंध्र प्रदेश, 2006 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं क्रांतियों से, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ, ठीक है। अगर बात करें हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, तो हरित क्रांति गेहूं धान के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। श्वेत क्रांति दुग्ध को बढ़ावा देने से संबंधित है। बात करें नीली क्रांति मत्स्य पालन और इसको बढ़ावा देने से संबंधित है। बात करें येलो क्रांति, पीली क्रांति तिलहने, सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, तिलहन या तेल वाली फसलों को बढ़ावा देने वाली संबंधित क्यों है, पीली क्रांति हो जाएगी। बात करें गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन, इसमें झींगा या प्रॉन उत्पादन या मांस प्रसंस्करण को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। नारंगी क्रांति की बात करें तो संतरा या साइट्रस या जो खट्टे फल होते हैं उनके उत्पादन को बढ़ावा देती है। बैंगनी क्रांति, चूँकि बैंगनी लेवेंडर क्रांति हो जाएगी, लेवेंडर फसल से संबंधित है ना। सुनहरी क्रांति गोल्डन रिवॉल्यूशन, ये बागवानी फसलों जैसे फल हो गया, शहद हो गया, बागवानी फसलों को जैसे आम, अंगूर, इनको बढ़ावा देने से संबंधित है। भूरी क्रांति ब्राउन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये उर्वरक, मृदा, कोको, चमड़ा प्रश्न, ये सब चीज़ों को बढ़ावा देता है ना, उर्वरक एवं खाद्य को। अगली कौन सी क्रांतियाँ हो जाएंगी आपकी, जो कि भूरी क्रांति देख लिया है। अब काली क्रांति की क्या बात करें, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन, सदाबहार क्रांति टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, जिसको सतत कृषि कहते हैं ना, नेचुरल फार्मिंग, उसमें खाद्य एवं इन चीज़ों का प्रयोग कम करूँ, उर्वरकों का। इंद्रधनुषीय क्रांति, ये कृषि की सभी उपक्रांतियों से समेकित विकास को बढ़ावा देता है, ठीक है।
ग्रे क्रांति उर्वरक को बढ़ावा देती है। सिल्वर फाइबर क्रांति कपास, जूट क्रांति जूट, प्रोटीन क्रांति दाल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मिलेट्स रिवॉल्यूशन या मोटा अनाज, ये श्री अन्न जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, कोदो हो गया, इनसे संबंधित है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको यही इतना पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना ही पड़ेगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते ही है, इसको आप छोड़ के काम नहीं चल पाएगा ना। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स और उनका प्रोडक्शन उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन एक ही दो आते हैं, पर ये पढ़ना आपको सब कुछ ही पड़ेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, इतना ही, ज़्यादा नहीं है। अगर बात करें ये चावल उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये चीज़ें अब ध्यान रखना, एकदम याद करने वाली। चावल उत्पादन में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादन में भी सबसे आगे यूपी, फिर नंबर 2 मध्य प्रदेश, फिर पंजाब हो जाएगा। मक्का की बात करें तो मक्का सबसे आगे कौन हो जाएगा, मक्का उत्पादन में सबसे आगे बिहार हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश। जौ की बात करें तो जौ राजस्थान, फिर यूपी, फिर हरियाणा। ज्वार की बात करें महाराष्ट्र, कर्नाटक के बाद तीसरे नंबर पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की स्थिति भी याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग, ठीक है। फिर बात करते हैं बाजरा, राजस्थान, यूपी, गुजरात। रागी की बात करें तो सबसे आगे कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। बात करें तूर मतलब अरहर दाल की, तो इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश। बात करें चने की तो चने में सबसे आगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान हो जाएगा। मूंग उत्पादन राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा। अभी कुछ दिन पहले की बात करें, 4 साल पहले मध्य प्रदेश सबसे आगे था, पर अभी राजस्थान हो गया है। मसूर में मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल आता है। और अन्य दालों की बात करें तो सबसे आगे यूपी है, फिर राजस्थान है, फिर उड़ीसा है, ठीक है। अब इसके अलावा अन्य फसलों की बात करें तो मूंगफली में सबसे आगे गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। अरंडी की बात करें तो इसमें भी गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। तिल की बात करें, इसको नाइजर सीड बोलते हैं, तो सबसे आगे छत्तीसगढ़, फिर एमपी, फिर उड़ीसा हो जाएगा। सोयाबीन की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश सबसे आगे है, फिर ये देखो थोड़ा सा गलती हुई मुझसे, सोयाबीन में सबसे आगे क्या है, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, ठीक है। सनफ्लावर की बात करें तो सबसे आगे कर्नाटक, फिर हरियाणा, फिर उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्नाटक के बाद जस्ट हरियाणा आ जाता है, तो हरियाणा ज़्यादा चीज़ों में है नहीं आगे, तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सरसों के उत्पादन में सबसे आगे राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर यूपी। और अलसी की बात करें, अलसी, इसमें मध्य प्रदेश, फिर यूपी, फिर झारखंड। कुसुम की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। गन्ना की बात करें तो सबसे आगे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। बात करें कपास, ये इंपॉर्टेंट है भाई, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, ठीक है। जूट की बात करें, जूट सबसे आगे पश्चिम बंगाल, ये तो बहुत पहले से ही है, फिर बिहार, फिर असम। तंबाकू में गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मसाले वाली चीज़ें, मसाले वाली फसलें। इसमें हो जाएगी काली मिर्च सबसे ज़्यादा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है। तो काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। मिर्च की बात करें तो आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है। अदरक उत्पादन में सबसे आगे मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा हो जाएगा। और हल्दी की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक हो जाएगा। धनिया की बात करें तो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान हो जाएगा। फिर जीरा गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। अजवाइन की बात करें तो पंजाब, सौंफ की बात करें तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर एमपी। लहसुन में सबसे आगे मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर यूपी। लवंग में सबसे आगे तमिलनाडु, फिर कर्नाटका। इलायची सिक्किम में होती है, इंपॉर्टेंट है। मेथी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात हो जाएगा। पर अगर बात करें ओवरऑल मसाला में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा ओवरऑल मतलब किसी मसाले का नाम ना लिया जाए, ओवरऑल, तो ओवरऑल में सबसे आगे महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। ये चारों याद कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं फलों की। फलों में सबसे आगे कौन है देख लेते हैं, ठीक है। सेब की बात करें, एप्पल, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। आलमंड उत्पादन में सबसे आगे जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश। बनाना केला की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगर अंगूर की बात करें, ग्रेप्स,
महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। गुआवा की बात करें तो अमरूद सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में होता है। अगर अनार की बात करें तो अनार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? एक तो महाराष्ट्र हो जाएगा, दूसरा गुजरात हो जाएगा, ठीक है। जैक फ्रूट केरल हो जाएगा, फिर उड़ीसा हो जाएगा। कीवी की बात करें तो कीवी सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर मतलब नॉर्थ ईस्ट में होती है। लीची बिहार और पश्चिम बंगाल। अखरोट की बात करें तो जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है। आम तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती ही है, फिर आंध्र प्रदेश आ जाता है। पपीता गुजरात और आंध्र प्रदेश। पाइन एप्पल मतलब नाशपाती की बात करें तो पश्चिम बंगाल और असम हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉबेरी की बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा हो जाएगा। पर ओवरऑल फलों की बात करें तो ओवरऑल में आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला बात करते हैं वर्ड के प्रेफरेंस में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बात करते हैं इसकी। गेहूं में सबसे आगे क्या हो जाएगा? चाइना, फिर भारत, ठीक है। गेहूं उत्पादन में सबसे आगे चाइना, फिर भारत। चावल उत्पादन में भी सबसे आगे चाइना, फिर भारत। मक्का उत्पादन में सबसे आगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर चाइना हो जाएगा। जौ उत्पादन में रसिया और ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे। देख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन की बात करें, कपास, चाइना, फिर इंडिया। पल्सेस मतलब दाल की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा दाल होती है, फिर कनाडा। दाल के मामले में सबसे आगे इंडिया है, फिर कनाडा है, ठीक है। ऑयल सीड की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, फिर यूएस में सबसे ज़्यादा। सोयाबीन की बात करें, ये भी ब्राज़ील में, फिर उसके बाद यूएसए में आ जाती है। सनफ्लावर की सीड की बात करें तो ये रसिया में सबसे ज़्यादा होता है। सूरजमुखी फूल सबसे ज़्यादा, बीज सबसे ज़्यादा रसिया और फिर यूक्रेन। रेप सीड की बात करें तो ये कनाडा, फिर चाइना। सबसे ज़्यादा रेप सीड कहाँ होता है? कनाडा, फिर उसके बाद चाइना होता है, ठीक है। फिर कोपरा या गर्री की बात करें तो ये फिलीपींस और इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा फिलीपींस, फिर उसके बाद इंडोनेशिया। बात करें पाम ऑयल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है, उसके सेकंड नंबर पे मलेशिया हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मक्का और मक्का ऑयल इन दोनों मामलों में सबसे आगे यूएसए हो जाएगा, फिर सेकंड नंबर चाइना, फिर थर्ड नंबर ब्राज़ील हो जाएगा। मटर की बात करें तो सबसे आगे रसिया, फिर कनाडा, फिर चाइना। फिर बात करते हैं कुसुम में सबसे आगे कजाकिस्तान हो जाएगा, फिर रसिया हो जाएगा, फिर इंडिया। और इसके ऑयल की बात करें तो यूएसए सबसे आगे, फिर सेकंड नंबर मैक्सिको, फिर इंडिया आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कुछ और चीज़ें बची हैं, जैसे पाम ऑयल में सबसे आगे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिर थाईलैंड। मूंगफली में सबसे आगे चाइना, फिर नंबर 2 भारत, फिर नाइजीरिया आ जाएगा। आलू की बात करते हैं तो आलू के बारे में बात करें तो सबसे आगे चाइना हो जाएगा, फिर भारत हो जाएगा, फिर यूक्रेन हो जाएगा, ठीक है। और रेपसीड और सरसों की बात करें तो रेपसीड या सरसों के उत्पादन में सबसे आगे कनाडा, चाइना, इंडिया। पर इसके ऑयल उत्पादन की बात करें तो कनाडा, जर्मनी और चाइना हो जाता है, ठीक है। चावल की बात करें तो यहाँ पढ़ ही चुके हैं, चाइना, इंडिया, फिर सबसे नंबर 3 पे बांग्लादेश आ जाता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन उत्पादन में ब्राज़ील सबसे आगे है, फिर यूएसए है। पर ऑयल की बात करें तो ऑयल उत्पादन में सबसे आगे चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील आता है अपना, ठीक है। फिर बात करें सूरजमुखी सबसे आगे रसिया, यूक्रेन, फिर अर्जेंटीना। पर ऑयल की बात करें तो ऑयल उत्पादन में सबसे आगे यूक्रेन, रसिया और टर्की हो जाएगा, ठीक है। टमाटर उत्पादन में चीन, भारत, तुर्की। अरहर दाल के मामले में सबसे आगे इंडिया है, फिर मलावी है, फिर म्यांमार है। गेहूं की बात करें तो चाइना, भारत, फिर रूस। तिल की बात करें तो सूडान सबसे आगे हो जाएगा, नंबर 2 पे भारत हो जाएगा, म्यांमार नंबर 3 पे हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं जौ के मामले में सबसे आगे रूस हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, फिर फ्रांस हो जाएगा। कपास की बात करते हैं तो सबसे आगे चाइना, फिर सेकंड नंबर भारत, फिर नंबर 3 पे यूएस आ जाता है। पर कपास के सीड से जो ऑयल बनता है उसके मामले में इंडिया सबसे आगे है और नंबर सेकंड पे चाइना हो जाएगा। तो यहाँ पे टर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान आ जाता है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान पहली बार पाकिस्तान का नाम दिखा है, ठीक है, तो ध्यान रखना, कपास की बात हो रही है। लोबिया की बात करें तो सबसे आगे नाइजीरिया, फिर सूडान, फिर यूएसए। जूट की बात करें तो सबसे आगे इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर कोलंबो। और अगर अलसी की बात करें तो रसिया, कजाकिस्तान, कनाडा। प्याज की बात करते हैं इंडिया, चाइना, इजिप्ट, ठीक है। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए आपको, और इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। देखो, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया में यूपी की, चूँकि आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यूपी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि किस फसल में, किस चीज़ में यूपी का स्थान क्या है, ठीक है। जैसे चावल में ये हो जाएगा, गेहूँ में, ठीक है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश जौ में हो जाएगा सेकंड नंबर, ज्वार में थर्ड नंबर, बाजरा में थर्ड नंबर, रागी में नहीं है, तूर दाल में नंबर 3 पे है यूपी, ठीक है। चना में हो गया, मूंग में हो गया, मटर में, मसूर में हो गया 2 नंबर पे यूपी, ठीक है। और दाल के मामले में सबसे नंबर 1 पे है ना, ये यूपी हो जाएगा और ये यूपी हो जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं, मूंगफली में नहीं है, अरंडी में नहीं है। बाकी कहाँ पे है यूपी का नाम, सरसों में नंबर 3 पे है यूपी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे हो जाएगा यूपी, गन्ने में नंबर 1 यूपी, ठीक है। तंबाकू में थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना, ठीक है। क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि मूंगफली में नंबर 5वां है यूपी का, तो नहीं है। यूपी में पता नहीं है कि नहीं, 3 नंबर तक तो नहीं है। या फिर पूछ लिए सरसों में सबसे आगे है यूपी, स्टेटमेंट बना के दे दिया, तो कहाँ से हो जाएगा, थर्ड नंबर पे, ठीक है। बाकी मसालों मिर्ची में भी देख सकते हो, यहाँ पे तो नहीं ही है, एक तो यहाँ पे हो जाएगा। बस मसालों के मामले में तो यूपी बहुत पीछे भाई, बहुत पीछे नहीं, बहुत ज़्यादा पीछे। सोचो एक जगह पे क्यों लहसुन उत्पादन किया जाता है यूपी में, बाकी इतना कम है। और ये देख लेना ओवरऑल वाला, ठीक है। बाकी बात करते हैं फलों में, तो फलों में उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, फलों में ये अमरूद का उत्पादन होता है, सेकंड नंबर पे हो जाएगा। और कहीं पे आम होगा, आम के उत्पादन में भी है। और ये ओवरऑल में आता है लेकिन यूपी, ठीक है, ओवरऑल उत्पादन में आता है पर फर्स्ट नहीं आता ज़्यादातर। अगला बात करते हैं, ये वर्ल्ड के प्रेफरेंस में हमको क्या ध्यान देना पड़ेगा। अब वर्ल्ड की बात चल रही है तो हमको भारत को सबसे आगे देखना पड़ेगा कि कहाँ पे भारत है। तो गेहूँ में नंबर 2 पे भारत है, चावल में नंबर 2, जौ में, या कहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे आपको इंडिया देखना है, ठीक है। जहाँ पे भी इंडिया हो आप उसको हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। बात करें इधर पाम ऑयल में इंडिया नहीं है, मूंगफली में नंबर 1 पे है, चाहे इंडिया नहीं, ये तो चाइना हो जाएगा। भारत नंबर 2 पे है, आलू उत्पादन में नंबर 2 पे है भारत, ठीक है। सरसों में इन वर्ल्ड में नंबर 3rd पे आ जाएगा, चावल उत्पादन में सेकंड नंबर पे है, ठीक है। और सूरजमुखी हो गया, इसमें तो नहीं है। टमाटर उत्पादन में नंबर 1 पे हो जाएगा इंडिया, अरहर दाल में नंबर 1 इंडिया, भारत नंबर 2 गेहूँ में हो जाएगा, तिल में भारत नंबर 2 पे है, ठीक है। और भारत नंबर 2 पे है कपास में भी, और कपास तेल में सबसे आगे हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें तो बाकी ठीक है। प्याज के उत्पादन में भी इंडिया का नंबर है, जूट में भी इंडिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ बस आपको, ये आपको करना है, ठीक है, कर लेना। क्या करना, फर्स्ट इन यूपी, या यूपी में, यूपी किन किन चीज़ों में फर्स्ट है, ऐसे ही इंडिया फर्स्ट, इंडिया कौन कौन चीज़ों में फर्स्ट है, फिर इंडिया सेकंड, ऐसे करके बना लेना लिस्ट, ठीक है। तो आपको पढ़ने में या चीज़ें रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है कि भारत की मृदाएँ, और मृदाएँ पढ़ के हम अपना टॉपिक जो है ख़त्म कर लेंगे। भारत मृदाओं की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सी मृदाएँ पाई जाती हैं। एक तो जलोढ़ मृदा हो जाएगी, एलुवियल सोयल, काली मृदा ब्लैक सोयल, लाल रेड सोयल, पीली येलो सोयल, लेटराइट और माउंटेनी सोयल, और मरुस्थलीय डेजर्टी, जलोढ़ रेतीली वन, और क्षारीय जिसको अल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर सलाइन हो जाएगी जिसको लवणीय मृदा बोलते हैं। इतने प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। पर मैं बोलूँ कि सबसे इम्पोर्टेंस कौन सी है, या आपको कौन सी है जो आपको रटना है एकदम, तो ये जलोढ़ मृदा हो जाएगी, काली मृदा हो जाएगी, ठीक है, लाल मृदा, पीली मृदा और लेटराइट, बस। इनके अलावा इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ज़्यादा। तो देख लेते हैं एक बार, बात करते हैं जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा की बात करें तो ये लगभग 43% भारत के एरिया को कवर करती है। जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा भारत में है, ठीक है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग, असम और उड़ीसा तटीय क्षेत्र। क्यों, क्योंकि इन क्षेत्रों से होकर ही हमारी कौन सी नदी जाती है,
गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी के किनारे सारे क्षेत्र जो हैं जलोढ़ मृदा के संबंधित हैं, और ब्रह्मपुत्र के किनारे वाले भी माने जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें जलोढ़ मृदा की विशेषता, तो ये नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मृदा होती है, ये गहरी और भूरी होती है, ठीक है। ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिनको हमको हाईलाइट करना चाहिए। ये उपजाऊ होती है और ये बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है, नदियों द्वारा लाई गई होती है, और ये गहरी एवं भूरी होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं, इसमें पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी होती है, पर नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा होती है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में आ सकता है नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है जलोढ़ मृदा में, तो नहीं, नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। और बात करें जलोढ़ मृदा में गेहूँ, धान, गन्ना, जूट, दलदन, तिलहन और भी अच्छी सारी मतलब मोस्ट ऑफ द फसलें जो हैं इसमें उत्पादित की जा सकती हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं काली मृदा। इसकी बात करें तो ये भारत के 13% या 12 से 13% एरिया पे आई थिंक पाई जाती है। बात करें कहाँ पे पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। बात करें इसको, काली मृदा को क्या बोलते हैं, काली मृदा को बोलते हैं रेगूर मृदा, कपासी मृदा, ठीक है। ये काली, कपासी, चरनोजम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चिरनोजम मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके 3-4 नाम हो जाएंगे, काली मृदा, कपासी मृदा, रेगूर मृदा, चिरनोजम मृदा, ठीक है। और ये चिकनी, गहरी, जलधारण क्षमता अधिक होती है इसकी, ये चिकनी होती है, गहरी होती है, और इसके टुकड़े अणु जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं, जिसके कारण इसकी जलधारण क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, बट नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है। सोचो, यहाँ पे इसको नाइट्रोजन की अधिकता है पर यहाँ पे कमी है, ठीक है। बात करें काली मृदा में क्या क्या उपजाया जाता है, कपास, ज्वार, बाजरा, तिलहन और मक्का, इन चीज़ों की उत्पादन ज़्यादा होती है, ठीक है, गन्ना। अब बात करते हैं हम लाल मृदा। देखो, लाल और पीली मृदा को एक साथ मिला के पढ़ा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है, ठीक है। ये लाल रंग और लौह अयस्क के कारण होता है, ठीक है। इसका लाल रंग जो होता है, तो इस मृदा में लौह अयस्क आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये लाल होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, बट पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटास पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो दाने होते हैं, फलियाँ होती हैं, ये पोटास उसको चमकाता है, मतलब उसको प्योर करता है। जैसे मूंगफली हो गया, दाल, बाजरा, कपास, तिलहन, ये चीज़ें यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। पीली मृदा की बात करते हैं अभी, ठीक है। पीली मृदा भी कहाँ पाई जाती है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड के कुछ भागों में पाई जाती है। अगर बात करें तो ये जलोढ़ व लाल मृदा के मिश्रण से बनी होती है, ठीक है। तो इसमें उस प्रकार की विशेषताएँ भी होंगी, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है, बट चूना और लोहे की अधिकता होती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। धान, मूंगफली, दलहन और गन्ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उत्पादित की जा सकती हैं। बात करते हैं लेटराइट मृदा, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लेटराइट मृदा जो होती है ये इतनी टाइट हो जाती है। अभी बात करते हैं, ये केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है और ये अम्लीय प्रकृति की होती है। तो ये जब अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, वहाँ की प्रकृति भी अम्लीय होती है। तो जब बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश होती है तो मृदा की लीचिंग हो जाती है, और लीचिंग हो जाती है तो उसमें से इंपॉर्टेंट खनिज पोषक तत्व बह जाते हैं, बट उसमें लोहे से संबंधित ये लौह ऑक्साइड बच जाता है, ठीक है, जिसके कारण बची हुई मृदा इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है कि उससे ईंटें बनाई जा सकती हैं, पत्थर के समान बन जाती है वो मृदा। इसकी इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना की कमी होती है, बट लोहे की अधिकता होती है। चाय, कॉफ़ी, रबड़, काजू और मसाले, इनकी फसल ज़्यादा यहाँ पे होती है, ठीक है। बात करते हैं पर्वतीय मृदा। ये हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ये ऊंचाई के अनुसार मृदा के प्रकार बदलती जाती है। ऊपरी भागों में ह्यूमस युक्त पाई जाती है, नीचे की ओर कम उपजाऊ, ठीक है। और यहाँ की मुख्य फसलें चाय, आलू, मक्का, जौ, फल और सब्जियाँ। चाय और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादित की जाती है, ठीक है। बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा, डिजर्टी सॉइल।
ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र जो कि थार का मरुस्थल है, कच्छ का गुजरात क्षेत्र भी, गुजरात का कच्छ क्षेत्र भी ये डेजर्टी मृदा पाई जाती है। बात करें ये रेतीली होती है, हल्की होती है, लवण की अधिकता होती है और इनके कण जो होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है तथा जल धारण क्षमता भी इनकी कम होती है। यहाँ की मुख्य फसलें बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, ग्वार और खजूर होती है, ठीक है। जलोढ़ मृदा की बात करें, रेतीली मृदा जो वनों में पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है, ठीक है। वन क्षेत्रों में पाई जाती है, हल्की एवं ये अम्लीय होती है, ह्यूमस की अच्छी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है। यहाँ पे मक्का हो गया, कोठी हो गया, कुटली, कुटकी और दालें, फल, इनका उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। बात करते हैं क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा कहाँ पर पाई जाती है? ये यूपी में पाई जाती है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ये क्षार सोडियम की अधिकता होती है यहाँ पे, ठीक है। इस मृदा में सोडियम क्षार की अधिकता होती है जिससे इसका पीएच मान जो है हाई हो जाता है। कठोर सतह होती है, कंकड़ीली, पथरीली, जल निकास की खराबी होती है यहाँ पे। और मुख्य फसलें धान, जौ, कपास, वो भी ऐसे नहीं, मृदा सुधार के बाद, ठीक है। आगे बात करते हैं लवणीय सलाइन मृदा। गुजरात के तटीय क्षेत्र हो गए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी के कुछ भाग एवं सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है। सतह पर लवण की परत पाई जाती है जो कि सफ़ेद जमाव दिखाई भी देता है। उपजाऊ शक्ति इसकी बहुत कम हो जाती है, एकदम लेस। मुख्य फसलें क्या हैं इसमें? धान की, जौ, कपास, जो भी मृदा सुधार के बाद किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको भी देख सकते हो आप, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने सारा अपना एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में जो है कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले क्वेश्चन देखे फिर उनका पूरा सिलेबस भी देख लिया है। अब एग्रीकल्चर से आपको ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाहर से जाके पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सारा चीज़ें यहीं से आ जाएंगी। बाकी अब ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक हो जाएगा इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, है ना। भारत की सबसे महत्वपूर्ण जो है जनजातियाँ हैं, कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके पहले की बात करें तो इसके पहले हमारा ये मृदाएँ हम लोगों ने देखी थी, मतलब एग्रीकल्चर का टॉपिक कंप्लीट किया है, ठीक है। तो अगर बात करें कि जनजातियों से जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो यही देखेंगे क्योंकि हमको पढ़ना है तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बात करें, एक तरफ तो राज्य दे देता है और दूसरी तरफ जनजातियाँ दे देता है। जैसे अंगामी जनजाति हो गई, बिरहोर हो गई, खस हो गई, टोडा हो गई, तो ये किस राज्य में पाई जाती हैं, है ना, कौन सा गलत है। तो यहाँ से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, दूसरा कौन सा सही है, कौन सा, और तीसरा हो जाएगा कौन सा नहीं सही है, और एक चौथा जाता है स्टेटमेंट वाइज, ठीक है। 2 स्टेटमेंट होंगे जिसमें एक में बोलेंगे पहला सही है और दूसरा की व्याख्या करता है, ये वाले, ठीक है। तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट हैं, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जातियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा गया है। अगर आपको पता है ये, तो देखो आप पहाड़ियों से भी अनुमान लगा सकते हो कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ आती हैं, तो सबसे पहले गारो आ जाएगी, फिर खासी आ जाएगी, फिर जयंतिया आएगी, फिर उसके बाद नागालैंड आता है तो नागा जनजाति आ जाएगी। तो ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। फिर यहाँ भी जनजातियाँ पूछी गई हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी भी जनजातियाँ दी गई हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं करती है? हालजू, ओंजे, रेंगमा, शोम्पेन, है ना। तो देखेंगे अभी आगे क्या हो जाएगा। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि स्थानीय जो कृषि के प्रकार होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम लोग झूम कृषि करते हैं, ठीक है, जिसको पारंपरिक कृषि भी कहते हैं। तो ऐसे ही अन्य राज्यों से संबंधित भी जनजाति वो स्थानांतरित कृषि के नाम है, ठीक है। और यहाँ से ये भी देख सकते हो आप कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो अगर जनजातियों की बात करें तो यहाँ पे ये सारी जनजातियाँ दिखी गई हैं, ठीक है। और इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनका नाम मैंने खुद यहाँ पे मैप बना के लिख दिया, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पे पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप लोग देख सकें, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में। अगर बात करें जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजातियाँ हो जाएंगी। एक तो हो जाएगी गद्दी, गुज्जर, बक्करवाल और व्रोकपा, जिसको दर्द बोलते हैं, बाल्टी, चांगपा और बोटो, ठीक है। तो ये जनजातियाँ जो हैं ये जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश में पाई जाती हैं। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश में भी गद्दी, गुज्जर, किन्नौरा, लाहौला, पंगवाल और स्वांगला, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन भी हो जाती हैं, जैसे गद्दी हो गई, गुज्जर हो गई, ठीक है, ये दोनों कॉमन है, हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं
और जम्मू कश्मीर में भी पाई जाती हैं। ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो भोटिया, जौनसारी, थारू, बुक्सा, राजी, जिसको वन रावत कहते हैं, है ना, ये हो जाती हैं। अगर बात करें पंजाब में, तो पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है, मतलब जनजाति ही नहीं है। ठीक है। हरियाणा और दिल्ली, तो यहाँ से एक स्टेटमेंट बन सकता है कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं भारत में जहाँ पे कोई भी जनजाति, अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। आगे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं? थारू, बुक्सा, गोंड, खैरवार, कोल, बैगा। ठीक है। सहारिया, पहाड़िया, परहिया, पानिका, भोटिया, भुइयाँ, चेरो और अगरिया। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ हैं और इसमें भी कुछ हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उनका जिक्र हम लोग नीचे करेंगे। ठीक है। अगर बात करें राजस्थान, तो राजस्थान में हो जाएगा भील, मीना, गरसिया, सहारिया, डामोर और कथौड़ी। ये जनजातियाँ राजस्थान की हो जाएंगी। ठीक है। बात करते हैं गुजरात की। भील, डुबला, धोड़िया, गामित, चौधरी, कुकना, वारली, सिद्धि, राठवा, नायकड़ा, ये जनजातियाँ गुजरात की हो जाएंगी। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो भील, गोंड, वारली, कोरकू, कटकरी, कोलाम, माड़िया या मारिया बोलते हैं इनको, फिर ठाकुर हो जाएंगे, महादेव कोली और पारधी, ये सब जनजातियाँ महाराष्ट्र की हो जाएंगी। ठीक है। गोवा की बात करें तो गावड़ा, कुनबी, बेलिप, है ना, ये वेलिप एक बार आया भी है। ठीक है क्वेश्चन। बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, बैगा, कोरकू, कोल, सहारिया, भारिया, अगारिया, प्रधान, ये जनजातियाँ मध्य प्रदेश की हो जाएंगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी गोंड, मुरिया, मारिया, हलबा, बैगा, कमार हो जाएगा, बिरहोर हो जाएगा, भतरा हो जाएगा, उरांव, अभुजमाडिया, पहाड़ी कोरबा और कोरबा, ये जनजातियाँ छत्तीसगढ़ की हो जाएंगी। ठीक है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कौन कौन सी जनजातियाँ हो जाएंगी? संथाल, उरांव, मुंडा, हो, बिरहोर, असुर, ठीक है, खरवार, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। अगर इन जनजातियों की बात करें तो आपने जो है मॉडर्न हिस्ट्री में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, ये सब क्या पढ़ी होंगे? ये सब जनजातियों से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है। तो उनके हिसाब से तो आपको एक दो इसमें से याद भी होंगी। ठीक है। अगर बात करें झारखंड में, संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, हो गया, बिरहोर, असुर, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया, कोरवा, बिरजिया, सावर, ये सब कहाँ के हो जाएंगे? झारखंड के, है ना। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, उरांव या जतरा भगत आंदोलन इसको कहते हैं, हो, बिरहोर, ये सब आंदोलन हुए हैं। ठीक है। विद्रोह हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी जनजातियाँ हो जाएंगी? संथाल, उरांव, मुंडा, लेपचा, टोटो, लोधा भी बोलते हैं इनको। ठीक है। लोढ़ा, ये वाला लोढ़ा। ठीक है। फिर भूमिज हो जाएगा और राभा हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे एक ये लेपचा ये पश्चिम बंगाल में भी है और सिक्किम में भी है। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम में जो है दोनों स्टेट में पाई जाती है। कौन सी? लेपचा। ये लेपचा जो है यूपी पीसीएस में पूछी गई थी लास्ट टाइम। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। उड़ीसा की बात करें तो कोंद को खोंड भी बोलते हैं, बोंडा, जुआंग, साओरा या सवरा, गड़बा, परजा, डोंगरिया कोंद, कुटिया कोंद और भुइया। ठीक है। ये इतनी जनजातियाँ हो जाएंगी उड़ीसा से। तो जो डोंगरिया कोंद है यहाँ से आंदोलन भी हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश से, चेंचू, कोया, कोंडा रेड्डी, सवरा, यनाड़ी, जटापू। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे। ये देखो रेड्डी लगाए, अगर रेड्डी वाली कोई भी जनजाति आए या कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश टिक करेंगे, क्योंकि रेड्डी से संबंधित चीज़ें या जो है सरनेम यहाँ आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है। तेलंगाना की बात करें, गोंड, कोया, लंबाड़ी, चेचू, कोलाम और नायकपोड़ होते हैं। ठीक है। ये तेलंगाना की जनजातियाँ हो जाएंगी। बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक में सोलंगा, जेनु करुआ, बेटा कुरुआ और सिद्धि, नायक और गोंड, ये कर्नाटका के हो जाएंगे। ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो टोडा, कोटा हो जाएगा, इरूला, कुरुम्बा, पनिया, कदार और मलयाली, इतनी जनजातियाँ हो जाएंगी। ठीक है। केरला की बात करें, कदार,
कुरीचिया, कुरुमा, पनिया, इरूला, मुथुवन और कानी। ठीक है, ये हो जाएंगे केरला के। बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम क्या हो जाएगा, लेपचा, भूटिया और लिम्बू, ये हो जाएंगी सिक्किम की। ठीक है, जैसा कि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में ये दोनों कॉमन है। असम की बात करें तो बोडो, मिसिंग, कार्बी, राभा, देओरी, तिवा, डिमासा और सोनोवाल कछारी, ये जनजातियाँ असम से संबंधित हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हो जाएंगी, आदि, नीसी, अपातानी, मोनपा, मिसमी, गालो, ताबिन, वांचो, नोक्ते और सिंगफो। ठीक है, ये हो जाएंगी। इसमें से अपातानी ये जो है 2-3 साल हुए हैं, तब यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था। अब देखेंगे अगर पीवाईक्यूज तो उसमें पता चल जाएगा, अपातानी पूछा गया था। ठीक है, और मोनपा, ये दोनों पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो लेपचा पूछा जा चुका है और भूटिया पूछा जा चुका है। ठीक है, बात करते हैं नागालैंड में, तो नागालैंड में हो जाएगा आओ, अंगामी, सेमा, लोथा, चांग, फोम, चाखेसांग और कोन्याक। ठीक है, तो यहाँ से भी नागालैंड से भी ये पूछी गई थी अंगामी। ठीक है, अगला बात करते हैं मणिपुर, कुकी, माओ, तंगखुल, मराम, हमार, पैते, ये हो जाएंगी। ठीक है, बात करें मिजोरम में, मिजोरम में मिजो जिनको लुसाई जनजाति बोलते हैं, चकमा, लाई, मारा और हमार, यहाँ से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चकमा और मिजो। ठीक है, चकमा पूछा भी जा चुका है। अगर बात करें मेघालय में तो यहाँ पे तीनों पहाड़ियों के नाम पे हैं जनजातियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है, अगला बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा में कौन कौन से हो जाएंगी, त्रिपुरु, त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, ठीक है, नोवातिया, हलाम और उचोई, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, फिर नीचे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो जारवा, ओंगे, सेंटिनली, ग्रेट अंडमानी, सोमपेन और निकोबारी, ये जनजातियाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हो जाएंगी। ठीक है, लक्षद्वीप की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के रूप में मुख्यतः स्थानीय द्वीपवासी ही होते हैं, जिनका नाम क्या होता है, इनको हम लोग वासी बोलते हैं। क्या, वासी। ठीक है, लक्षद्वीप में जो जनजातियाँ हैं उनको हम लोग वासी बोलते हैं। ये जनजातियाँ देख सकते हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ से आए, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, कि भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल कितनी 705 है ना, 2011 के अनुसार 705 जनजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे अधिक जनजाति समुदाय कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अगर पीवीटी की बात करें तो ये 75 हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या के आधार पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कौन कौन से राज्यों में पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये दोनों ऐसे राज्य जहाँ पे जनजातियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं जनसंख्या के मामले में। ठीक है, अगर परसेंटेज के मामले में देखें कि प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो राज्यों की बात करें स्टेट्स की तो 94% सबसे ज़्यादा मिजोरम हो जाएगा, और यूटीज़ की बात करें है ना, यूनियन टेरिटरी, तो यहाँ पे लक्षद्वीप हो जाएगा जिसकी परसेंटेज 94% है। ठीक है, अगर बात करें सबसे कम जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो गोवा और उत्तर प्रदेश, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे कम पाई जाती हैं। और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे सबसे कम या पाई ही नहीं जाती हैं, तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, इन 4 जगहों पे जो है कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अगर बात करें जनजाति समुदायों में सबसे ज़्यादा कौन से हैं जो पूरे भारत में पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा गोंड हो जाएगी संख्या में, फिर भील, फिर संताल, इन तीनों समुदायों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जनजातियों का टॉपिक खत्म हो गया है। अभी ये इंपॉर्टेंट है, मैप के माध्यम से फिर से एक बार पढ़ लेंगे, देख लेते हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में सबसे जनजाति ज़्यादा है इंपॉर्टेंट मुस्लिम है, जो कि गुज्जर। ठीक है, तो गुज्जर जो कि मुस्लिम लोग पाए जाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर की हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में 2 जनजातियाँ होती हैं, 3, एक तो गद्दी हो जाएगी, बक्करवाल, जद्दा और किन्नौर, ये 4 जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर बात करें बक्करवाल और गद्दी, तो ये बक्करवाल और गद्दी ये हिमाचल प्रदेश में पहाड़ियों पर भैंस पालन या भेड़ पालन, क्या भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जनजातियाँ, इनका मेन काम ही होता है भेड़ पालन। बात करते हैं उत्तराखंड की, थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, तो ये 4 जनजातियाँ कहाँ की हो जाएंगी, उत्तराखंड की हो जाएंगी। सिक्किम की इंपॉर्टेंट हो जाएगी लेपचा, जो कि भी हम लोगों ने पढ़ा भी था और यूपीपीसीएस में आया भी है। ठीक है, फिर बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये 4 पहाड़ियों के नाम भी हैं यहाँ की, और जनजातियाँ भी। ठीक है, फिर बात करते हैं असम। असम में एक है बोडो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं नागालैंड की, तो नगा और कोन्याक, ये दोनों नागालैंड की हो जाएंगी। अगर बात करें मणिपुर की,
तो कुकी और मैती, कुकी मैती कहाँ की हो जाएंगी, ये मणिपुर की हो जाएंगी। त्रिपुरा की एक इंपॉर्टेंट जनजाति है रियांग, इसकी बात करें तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में लोढ़ा और भूमिज ये दो अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगर बात करें झारखंड की, संथाल, बिरहोर, मुंडा, हो और गोंड ये 5-6 जो हैं सबसे ज़्यादा समुदाय पाए जाते हैं। संथाल, बिरहोर, मुंडा, गोंड, हो ये झारखंड से हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें छत्तीसगढ़, तो कवर्धा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कौन सी जनजाति, कवर्धा, जो कि छत्तीसगढ़ में है। बात करते हैं उड़ीसा की, मुआंग, भुइया, उरांव ये जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, उड़ीसा में। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, ठीक है। आंध्र प्रदेश में चेंचू, लंबाडा, बहुरूपिया, कौन कौन सी, चेंचू, लंबाडा, बहुरूपिया ये आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना एरिया में। अगर बात करें तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक तो टोडा हो जाएगी जो कि नीलगिरी पहाड़ी पर भैंस पालन के लिए सबसे फेमस प्रजाति हो जाएगी टोडा, और ये बड़गा हो जाएगी। ये दोनों टोडा बड़गा दो कहाँ की हो जाएंगी, तमिलनाडु की हो जाएंगी। लक्षद्वीप की बात करें तो ये वासी जनजाति है, ठीक है, वासी, लक्षद्वीप में रहने वाली जनजातियों को वासी बोलते हैं। बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो ये हम पढ़ भी चुके हैं, फिर देख लेते हैं। ओंग, जारवा, सेंटानली, सोमपेन और ओरांग ये जनजातियाँ हो जाएंगी, ठीक है। अगला बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो मीठा, ये मीठा नहीं मीड़ा है, मीड़ा ये वाला मीड़ा, मीड़ा, ठीक है, सरनेम जो होता है, तो मीड़ा, गरसिया और कालबेलिया ये तीनों राजस्थान की हो जाएंगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोली, सहारिया और मुरिया ये तीनों अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। फिर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे कोल, भील, लंबाडी, बैगा और सहरिया ये मध्य प्रदेश की हो जाएंगी। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो कोली और बंजारा ये दो जनजातियाँ हो जाएंगी। कौन कौन सी, कोली, बंजारा, महाराष्ट्र। भारती ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, भारती कहाँ की है, तो ये कर्नाटक की हो जाएगी। अब लास्ट हो जाएगी अपना केरला, केरला की कौन कौन सी हो जाएंगी, एक तो मोप्पिला हो जाएगी, नायर और कारद, कौन कौन सी, मोप्पिला, नायर, कारद ये तीनों इंपॉर्टेंट है कहाँ की, केरला की। इस प्रकार ये सारी अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये रखना कि भेड़ पालन के लिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी फेमस है, तो गद्दी, बकरवाल, और नीलगिरी क्षेत्र में भैंस पालन के लिए फेमस टोडा, तमिलनाडु, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ पारंपरिक कृषियाँ हैं जो कि क्षेत्रीय विशेषताओं को रखते हुए उनका नाम रखा गया, ठीक है। तो अगर बात करें अपने नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो वहाँ पे जो खेती की जाती है उसका नाम क्या हो जाएगा, झूम कृषि, ठीक है। इसको हम लोग पारंपरिक कृषि भी बोलते हैं, झूम खेती भी बोलते हैं। अगर बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, वहाँ पे कौन सी जनजाति कृषि की जाती है, एक तो वेबर और दाहिया ये दो नामों से की जाती है। कौन कौन सी, वेबर और दाहिया, ठीक है। फिर बात करते हैं बस्तर जिला जो कि एमपी के आसपास है, वहाँ पे दीपा प्रकार की कृषि करी जाती है। अगर बात करें दक्षिणी राज्यों में जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे हो जाएगी जरा और एरका, वहाँ की कृषि पारंपरिक कृषि को क्या नाम है, जरा एरका, ठीक है। फिर बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है, राजस्थान जो कि दक्षिण पूर्वी एरिया है वहाँ पे वालरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वालरा। आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं, पोडू। केरल के पश्चिमी भागों में क्या बोलते हैं, कुमारी, और उड़ीसा के क्षेत्र में कमन, धावी, विंगा इस नामों से जो है इसको पुकारते हैं। तो इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बोल देते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आते भी हैं और आएंगे भी, क्योंकि यहाँ पे झूम कृषि पूछी जा चुकी है, वेबर, दीपा और पोडू ये जनजातियाँ पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना। तो इस प्रकार जो है अपना क्या, ये जनजातियों वाला टॉपिक भी खत्म हो जाता है, और इस प्रकार यहाँ से आपका एक नंबर और कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को मिला के एक क्वेश्चन तो आता ही है। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा मिसलिनियस। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस को मिक्स किया गया है, मतलब ये मिसलिनियस में ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के बाहर के हैं। मेरे ये मिसलिनियस लिखने का मतलब ये है कि इसमें ऐसे क्वेश्चन जो 5 से 6 सालों में सिर्फ एक बार आते हैं, या फिर यदाकदा जाते हैं, कभी कभार ऐसे ही गलती से आ गए, है ना, जिनके चक्कर में हमको पढ़ के अपना पूरा सिलेबस ख़राब नहीं करना है। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो ठीक है पढ़ना होता है, सबको जानकारी होनी चाहिए, पर अगर ये नहीं होगा तो इनके चक्कर में आपको वो 80% वाला सिलेबस ख़त्म नहीं करना, ख़राब नहीं करना, ठीक है। इन पर कम फोकस दोगे तो भी चल जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें किस किस प्रकार के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जैसे कभी किसी साल उठा लिया रेलवे के जोन पूछ लिया, मंडल, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उत्तर रेलवे का कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन हो गए। फिर दूसरा क्या हो गया, पत्तन बंदरगाह,
एक तरफ राज्य दे दिया, दूसरी तरफ बंदरगाह दे दिया कि कौन सा किस राज्य से संबंधित है। जैसे पारादीप उड़ीसा से संबंधित है, तूतीकोरिन तमिलनाडु से, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से, अलपुझा केरला से, ठीक है। फिर दूसरा क्या पूछ लिया है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो कांडला, पारादीप, कोचीन, मारमगांव, है ना। तो ये भी देखना पड़ेगा कौन सा गहराई वाला, क्योंकि बंदरगाहों की विशेषताएं थोड़ी सी तो पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। फिर ये ऐसे पूछ लिया कि भारत में एक मोहन रेखा सीमा बनाती है भारत एवं चाइना के बीच में, या भारत एवं पाकिस्तान, भारत म्यांमार, या भारत नेपाल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अभी टाइम टू टाइम। फिर अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित तटों में से कृष्णा डेल्टा के और केप केमोरिन के मध्य कौन सा पाया जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्णा नदी और जो ये केप केमोरिन है तमिलनाडु का, उनके मध्य जो है कौन सी एरिया पड़ती है, तो तमिलनाडु पड़ती है। और तमिलनाडु जो पड़ता है उसके पास के तट को क्या बोलते हैं, कोरामंडल पूछते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं, कर्नाटक, कोंकण, कोरोमंडल, मालाबार। ये देखो तटों से संबंधित क्वेश्चन 2 नंबर पूछ लिया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दे दिया गया है कि जो स्थानीय पवनें होती हैं या स्थानीय जो तूफान होते हैं उनका नाम क्या है ना। तो ये भी हम लोग देखेंगे। लू की बात करें तो लू कहाँ पर चलता है, लू चलता है पंजाब क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश साइड, है ना। आम्र वर्षा कहाँ होती है, फूलों की बौछार कहाँ पे होती है, काल बैसाखी किसको बोलते हैं, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है, करेंगे भी आगे। अब अगला पूछ लिया है जलवायु से कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मौसम के दौरान तमिलनाडु तट पर शुष्क रहता है। दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा है, ये जो जून जुलाई में होता है, ठीक है। फिर तमिलनाडु तट पश्चिम बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, है ना। फिर देख लेते हैं अगला, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है। नहीं, ये कहाँ से हो जाएगा भाई, क्या लिखा है, सापेक्षिक आर्द्रता वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटता है, घटता नहीं है, ये देख लेंगे, घटता है बढ़ता है अभी डिस्कस करेंगे। फिर वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ सापेक्षिक आर्द्रता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्षा की मात्रा का निर्भर करती है, ये 23.5 डिग्री, ये सारी चीज़ें पूछी गई, ठीक है। हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ये सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार इन सारे क्वेश्चन को जो आप सारे क्वेश्चन एक एक करके पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो को पॉज करके देख लेना, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत ये हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जब वीडियो लंबी हो जाएगी तो कोई देखेगा नहीं, आप भी नहीं देखोगे, है ना, फिर बोरिंग लगने लगेगी। तो हमको अपना चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि अच्छे से करनी है, वो हम करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। और यहाँ पे कुछ हेडक्वार्टर्स दिए गए हैं कि किस संस्था किस इंस्टीट्यूशन का कहाँ पे है, ठीक है। जैसे ये वायुमंडल की परतों से संबंधित है, ठीक है। अगला बिग बैंग सिद्धांत से आ गया है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो इसमें मैंने लिख दिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन ये ले लेते हैं, तो ये अगर 7 से 8 साल में केवल एक बार आया है तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा भाई। आपको वहाँ पढ़ना है जहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, झरने हो गए, या फिर खान एवं खनिज क्षेत्र हो गए, एग्रीकल्चर में क्रॉप्स हो गई, है ना, वो पढ़ने हैं, क्योंकि वहाँ से तो हर साल क्वेश्चन आता ही है। अब मान लो ये वाला है, ये 15 साल में एक बार क्वेश्चन आया है, इसको मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि ये PYQ है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 10 से 15 साल में एक बार आते हैं। अब मान लो इतने टाइम में बिग बैंग थ्योरी से क्वेश्चन एक बार आया है, ठीक है, 10 से 12 साल में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी थ्योरीज रटने लोगोगे। देखो पढ़ना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ोगे अच्छे से, पर ऐसा नहीं है कि उन टॉपिक्स पे पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। हमको वो चीज़ देखनी है जहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो ये है ये टाइम रेखा है, ठीक है, भारतीय टाइम जोन है, ठीक है। अगर बात करें इस पर कौन कौन से भारतीय राज्य पड़ते हैं, तो इस पर 5 स्टेट्स पड़ते हैं ऐसे, है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले अपना आता है यूपी, फिर आ जाता है MP, फिर छत्तीसगढ़ आता है, और फिर उड़ीसा आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ पे ध्यान रखना तेलंगाना नहीं आता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो आता है पर तेलंगाना नहीं आता है, ठीक है। तो ये 5 राज्य आ जाएंगे। फिर बात करते हैं कि भारत से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं। तो ये कर्क रेखा पे भारत के 8 राज्य पड़ते हैं, ठीक है। कौन कौन से पड़ते हैं, सीक्वेंस से देख लेते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले अपना गुजरात आता है, फिर राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य आते हैं। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम से पहले यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है, जो कि इससे मतलब नहीं है, तो दूसरा देश हो जाएगा। पर कभी कभी पूछ लिया आता है कि भारत के बीच में ऐसा भी कोई राज्य है जहाँ ऐसा भी कोई देश है जो बीच में पड़ता है, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा। फिर ये स्थानीय पवने, क्षेत्रीय पवने या क्षेत्रीय तूफान, जो भी क्वेश्चन आया था, तो पूर्वी भारत में क्या चलता है, नॉर्वेस्टर। पूर्वी भारत में चलने वाले तूफान या आंधी को क्या कहते हैं, पूर्वी नॉर्वेस्टर बोलते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो तूफान आते हैं उनको बोलते हैं काल बैसाखी, चूँकि बैसाख के महीने में उस टाइम पे आते हैं। ठीक है, तो उनको काल बैसाखी बोलते हैं। और कर्नाटक में काफ़ी की खेती के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको चेरी ब्लॉसम बोलते हैं। ठीक है, ये चेरी ब्लॉसम वर्षा होती है जो तूफान के चक्कर, तूफान की जैसे आती है, जिससे काफ़ी को बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कर्नाटक क्षेत्र में चलती है। फिर दक्षिण भारत में कर्नाटक हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, सबसे ज़्यादा केरल और तमिलनाडु, पर कभी कभी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र में भी आ जाती है, तो इसको बोलते हैं आम्र वर्षा। ठीक है, तो ये केरल और तमिलनाडु की जो है मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है आम्र वर्षा। तो ये चारों याद कर लेना, नॉर्वेस्टर, काल बैसाखी, चेरी ब्लॉसम और आम्र वर्षा। ठीक है, और क्या देखना है हमको इसमें, अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हो सकता है 2 से 4 या 5 साल में एक बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम हर चीज़ छोड़ ही देंगे। हर चीज़ तो नहीं छोड़ सकते हैं कि 3 साल में 4 साल में एक बार आ रहा है तो छोड़ो इसको, नहीं, देखना पड़ता है। हो सकता है 3 साल के बाद फिर से यही से क्वेश्चन आ जाए, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, तो शेखुल आलम, जो कि कहाँ पे स्थित है, श्रीनगर में। शेखुल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आप एग्जाम भी देने जा रहे हो, और यहाँ पे बहुत सारे हैं भी। यहाँ पे 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा हमको लग रहा है उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, दूसरा चौधरी चरण सिंह जो कि लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। फिर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बनारस में स्थित है, वाराणसी। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, और नोएडा जो कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता है। ठीक है, नोएडा में स्थित है। तो ये 5 हो जाएंगे। बिहार की बात करें तो बिहार में भी 2 हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जो कि पटना में स्थित है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। ठीक है, ये पटना में हो जाएगा। फिर बात करते हैं असम में, तो असम में कौन सा हो जाएगा, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जो कि गुवाहाटी असम में स्थित है। कहाँ पे, गुवाहाटी असम में। तो बोरदोलोई याद रखिए, आपको याद रहेगा। बात करें मणिपुर इम्फाल में, तो इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बात करते हैं ये त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में हो जाएगा महाराजा वीर विक्रम सिंह, महाराजा वीर विक्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा त्रिपुरा में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, एक तो देवधर में स्थित है, दूसरा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगी। कौन कौन से, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और देवधर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है, और बागडोगरा जो कि सिलीगुड़ी में स्थित है। तो ये दोनों हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से। बात करते हैं उड़ीसा का, तो बीजू पटनायक जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना में भी एक है जो कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में 3 हो जाएंगे, एक तो विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुपति और विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी 3-4 हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा, कोयम्बटूर, मदुरई और तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे तमिलनाडु के। अगर बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, तो यहाँ पे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा, वीर सावरकर। ठीक है, बाकी की देख लेते हैं पंजाब में, तो पंजाब में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है, पंजाब में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का सबसे फेमस कौन सा, इंदिरा गांधी जो कि दिल्ली में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। ठीक है, राजस्थान में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पे 3 है, एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि अहमदाबाद में स्थित है, सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत में स्थित है, और बड़ोदरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी 3 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाते हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे देवी अहल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कौन सा, देवी अहल्याबाई होलकर। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो
यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि मुंबई में स्थित है, डॉक्टर BR अम्बेडकर नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, और पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये तीनों महाराष्ट्र में हो जाएंगे। बात करें गोवा, तो गोवा में भी दो हैं, कौन से, एक तो डाबोली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको मोपा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोपा, तो ये दोनों हो जाएंगे। बात करते हैं कर्नाटका की, तो कर्नाटका में एक तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये दोनों कर्नाटक में हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं केरला की, तो केरला में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो कोचीन जो कि कोच्चि में स्थित है, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय कोझिकोड हो जाएगा, कन्नूर में हो जाएगा एक, और तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे केरला के हो जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार अपने सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं अभी तक के, ये हम लोगों ने कवर कर लिए। अगली चीज़ देखेंगे कि महत्वपूर्ण द्वीप कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है और यहाँ से पूछा भी गया है। तो महत्वपूर्ण जितने भी द्वीप हैं किस राज्य के संबंधित हैं या किस राज्य के पास वाले समुद्री क्षेत्र में स्थित है, इनको आप देख लेना, ठीक है। एकदम अच्छे से 1-2 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएंगे। मैं देख लेता हूँ, एक बार पढ़ लेते हैं साथ में। एक तो हो जाएगा गुजरात की, सबसे बात करते हैं गुजरात से संबंधित कौन कौन से द्वीप हैं। एक तो हो जाएगा बेट द्वारका, पीराम द्वीप, अलीबेट, शंखोदर, ठीक है। कौन कौन से हो जाएंगे, बेट द्वारका, पीराम, अलीबेट और शंखोदर द्वीप, ये चारों हो जाएंगे गुजरात के, ठीक है। बात करें महाराष्ट्र में कौन कौन से द्वीप हैं, तो महाराष्ट्र में एलिफेंटा, सालसेट, वारसोवा और कुलाबा द्वीप, ये हो जाएंगे महाराष्ट्र के। कुलाबा तो आप जानते ही होंगे, टीपू सुल्तान के टाइम से चल रहा है, ठीक है, हैदर अली के समय। बात करते हैं केरला की, तो केरला में कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो विलिंगडन हो जाएगा, वलियाथुरा और मुनरो, ये तीनों आइलैंड कहाँ के हो जाएंगे, केरल से संबंधित हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश की बात करें तो होप आइलैंड, श्रीहरिकोटा जो कि सबसे छोटा है, और डिवीसिमा। भाई इनको एकदम अच्छे से पढ़ लेना, इनको ऐसे मजाक में मत लेना, ठीक है, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल भी मजाक में मत लेना। फिर आंध्र प्रदेश के एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से, होप द्वीप, श्रीहरिकोटा और डिवीसिमा, ठीक है। मजाक में इसलिए नहीं लेना है कि हम ये नहीं देख सकते हैं कि 2 से 3 साल या 4 से 5 साल में या कभी एक बार आया है। एक बार आया मतलब कि वहाँ से दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, और यूपीपीएससी रिपीट ही करता है। आप देखोगे जनजातियों से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, नदियों से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, झील और जलप्रपात से हर साल आ रहा है, तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं से क्वेश्चन आया है तो वो टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे एक तो सागर द्वीप हो जाएगा, सुंदरवन द्वीप समूह है, इसमें कौन कौन से द्वीप आ जाते हैं समूह में, एक तो गोसाबा और मुरिंगा आ जाते हैं। फिर गंगा सागर भी पश्चिम बंगाल में संबंधित है, ठीक है। गोवा की बात करें तो चोरावो द्वीप और दीवाड़ी द्वीप, ये दोनों गोवा से संबंधित है। बात करते हैं कर्नाटका की, तो सेंट मैरी द्वीप हो जाएगा, कौन सा, सेंट मैरी द्वीप, निवरी द्वीप और कागल द्वीप, ये तीनों हो जाएंगे कर्नाटक से संबंधित, ठीक है। अन्य की बात करें तमिलनाडु से, तो एक तो श्रीहरिकोटा, रामेश्वरम, पंबन और मन्नार, ये सारे द्वीप किसके हो जाएंगे, तमिलनाडु के आसपास के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना श्रीहरिकोटा, ये एक तो आंध्र प्रदेश में भी पड़ता है और तमिलनाडु में भी पड़ता है। ये ऑप्शन देख के आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ रहा है उस हिसाब से इसका आंसर आपको देना है। उड़ीसा की बात करें तो APJ अब्दुल कलाम, या इसको व्हीलर द्वीप भी बोलते हैं। दूसरा मालदीव, ठीक है, ये मालदीव माले वाला नहीं है, ये इंडिया का मालदीव है जो कि उड़ीसा के पास संबंधित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो इसमें तो पता है अंडमान के एक तो उत्तरी अंडमान हो जाएगा, फिर मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान हो जाएगा। इसी प्रकार निकोबार में भी कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, 2 निकोबार हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक तो हैवलॉक द्वीप हो जाएगा और नील द्वीप हो जाएगा, जिनका नाम भी जो है किसके नाम पे रखा गया है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, है ना। सुभाष चंद्र बोस या किसके नाम पे रखा गया है, कौन सा रखा गया है, ये आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट देख के मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है, और इससे भी पता चलेगा कि आपको, हाँ ठीक है, आपकी तैयारी का लेवल क्या है। अगला लक्षद्वीप की बात करें तो एक तो कवरत्ती हो जाएगा जो कि लक्षद्वीप की राजधानी भी है, एक तो मिनिकॉय हो जाएगा, अगत्ती हो जाएगा, कालपेनी, उंधोदी, चेरियम, बिट्रा, इसको मैं दूंगा 3 स्टार की रेटिंग, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना एक बार फिर से, एक बार देख लेते हैं। कवरत्ती, मिनिकॉय, अगत्ती, कालपेनी, उंधोदी, चेरियम और बिट्रा, ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ध्यान सोच रहे होंगे कि ये कवरत्ती क्यों बोल रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पे कवारत्ती भी लिखा होता है, कहीं कहीं कवरत्ती भी लिखा होता है, तो ये प्रोनाउंसिएशन है, ये इसको देख के आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि ये गलत पढ़ रहा है या गलत बता रहा है। ये कवरत्ती, कवारत्ती ये लिखा जाता है, ठीक है, दोनों सही होता है। कुछ किताबों में आप देखोगे तो ये सही मिलेगा, कहीं पे कवारत्ती भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और अगर ये गलत भी लिख गया तो भी माफ़ कर देना, पर
गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये सही है, ठीक है। गलतियाँ नहीं देखनी है आपको, आपका कंटेंट मिलना चाहिए। आपको ये देखना है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। और अगर कोई गलती मिले तो आप कमेंट कीजिए, फिर उसको सुधारेंगे, है ना। अगला ये, इसको दूंगा मैं 3 स्टार की रेटिंग। यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया इधर पिछले 8 से 10 सालों में, तो यहाँ ये तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो ये इतना कठिन टॉपिक नहीं है, पर ये इसलिए देखो मैंने अपने कलरफुल आप लोगों को बनाया है कि ताकि इग्नोर भी ना कर पाओ या बोर भी ना हो, ठीक है, अच्छा लगे पढ़ने में। तो देख लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले तो ये गुजरात, ये तो आपको सब पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें से कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं। मैं जो आपको दे रहा हूँ इसमें छोड़ना नहीं, इसमें भी मत इग्नोर करना कि अरे यार कितना बड़ा हो जाएगा ये छोड़ देते, नहीं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो देख लेते हैं। और ये जो लिखे हैं मैं बता रहा हूँ आपको, ये सीक्वेंस से, ठीक है, ये सीक्वेंस से हैं। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जाओगे तो ऐसा सीक्वेंस ही मिलेगा, और ये जाफराबाद के बाद का सीक्वेंस हो जाएगा ये वाला, और फिर ये सीक्वेंस मिलेगा, ठीक है। तो गुजरात में सबसे पहले कौन सा आएगा, एक तो मांडवी पोर्ट हो जाएगा, ठीक है, सी पोर्ट, जखाऊ, मुंद्रा, कांडला, ओखा, सलाया, पिंधारा, पोरबंदर, वेरावल, जाफराबाद। इसके बाद आ जाएगा पीपागांव। देखो ये पीपागांव और पीपागांव दोनों सही है, ठीक है। भावनगर, दहेज, हजीरा, अलंग या अंकलेश्वर, भरूच और सूरत, इतने बंदरगाह जो हैं गुजरात में हैं, सोचो आप। बात करें हजीरा की तो ये रसायन से संबंधित पोर्ट हो जाएगा। अलंग या अंकलेश्वर जहाज पुनर्चक्रण के लिए फेमस है, ठीक है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं गुजरात के। एक तो मांडवी, जखाऊ, मुंद्रा, कांडला, ओखा, सलाया, पिंधारा, पोरबंदर, वेरावल, जाफराबाद। इसके बाद पीपागांव, भावनगर, दहेज, हजीरा, अलंग या अंकलेश्वर, भरूच और सूरत, ठीक है, ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं, एक तो मुंबई, जवाहरलाल नेहरू जिसको नावासोवा भी बोलते हैं, रत्नागिरी और रेड्डी, ये 4 इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाएंगे महाराष्ट्र के, ठीक है। गोवा की बात करें तो गोवा में मार्मुगाओ, ठीक है, ये मार्मुगाओ या मार्मुगोवा दोनों पूछा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में 4 हैं, एक तो कारवाड़ पोर्ट, होनावार, मल्थे और न्यू मंगलोर जो कि कर्नाटका से संबंधित है, ठीक है। केरला की बात करें तो कौन कौन से सी पोर्ट हो जाएंगे, एक तो कालीकट हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा, एलेप्पी हो जाएगा, नीनदकारा, क्विलोन और तिरुवनंतपुरम, ये सी पोर्ट हो जाएंगे केरला के, ठीक है। भाई इसमें छोड़ना मत, ये सारे रट लेना एकदम, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कालीकट, कोच्चि, एलेप्पी, नीनदकारा, क्विलोन और तिरुवनंतपुरम, ठीक है, क्योंकि छोड़ने वाली चीज़ें नहीं है, ये एकदम याद होनी चाहिए आपको। फिर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे, कौन कौन से, एक तो कोलकाता और हल्दिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, हल्दिया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, ठीक है। उड़ीसा की बात करें तो पारादीप और गोपालपुर, ये दोनों उड़ीसा से संबंधित हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश में एक तो विशाखापत्तनम, काकीनाडा और मछलीपत्तनम, ये तीनों आंध्र प्रदेश से हो जाएंगे। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एन्नौर, चेन्नई, पुदुचेरी, कुड्डालुरु, नागपत्तनम, तूतीकोरिन, कन्याकुमारी, ये हो जाएंगे तमिलनाडु के। एन्नौर को कामराज पोर्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कामराज पोर्ट, एन्नौर या कामराज पोर्ट, तो ये भी ध्यान रखना, कभी कोई नाम पूछ ले सकता है, ठीक है। तो ये इतने सारे तमिलनाडु के हो जाएंगे। अपना एक हो जाएगा ये पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की समूह की राजधानी भी है और वहाँ पे स्थित है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये येलो से हाईलाइट क्यों किया गया है, तो देखो भारत में 13 जो पोर्ट हैं, ठीक, 13 सी पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, जिनको महत्वपूर्ण बंदरगाह, ठीक है, इम्पोर्टेंट बंदरगाह की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है, जो सबसे बड़े बंदरगाह हैं उसमें रखा गया है। तो पूछ सकता है यहाँ से भी, तो गुजरात का ये कांडला बंदरगाह हो जाएगा, मुंबई के 2 हो जाएंगे, एक तो मुंबई इंटरनेशनल और जवाहरलाल नेहरू, इसको क्या बोलते हैं, इसको नावासोवा भी बोलते हैं, नावासोवा, ठीक है, इन सी पोर्ट बोलते हैं। तो ये महाराष्ट्र में 2 हो जाएंगे, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एक गोवा का है जो इसको मार्मुगाओ बोलते हैं, न्यू मंगलोर हो जाएगा जो कि कर्नाटक से संबंधित है, कोच्चि जो कि केरला का हो जाएगा, फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल, पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन, ये तीनों तमिलनाडु के हो जाएंगे, और पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह आपके हो गए हैं, ठीक है, 13 बड़े और अन्य जो छोटे बंदरगाह हैं सारे। अब इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है भाई, ये नहीं कि इसके अलावा और भी बंदरगाह ढूंढने लगे, नहीं, जो हैं सब यहीं पे हैं। इसके अलावा
जो होंगे बहुत छोटे उनसे मतलब नहीं, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों की बात करते हैं तो ये देखो पूछा नहीं जाता है, पर अगर पूछ लेगा तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख के भी रख दिया है। अगर बात करें कि नेशनल वाटर, देखो यही इंपॉर्टेंट है, एक तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट, नेशनल वाटरवे सेकंड, नेशनल वाटरवे थर्ड, नेशनल वाटरवे फोर्थ और नेशनल वाटरवे फिफ्थ। यही क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 5 जो जलमार्ग हैं इनको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर बात करें पहला नेशनल वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है, जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक ये नेशनल वाटरवे है, जिस पे नावों का प्रचालन किया जाता है, ठीक है। तो ये नेशनल वाटरवे फर्स्ट हो जाएगा। अगर सेकंड की बात करें तो दूसरा हो जाएगा ये असम में धुबरी से लेके सदिया असम, ठीक है। ये दोनों असम में ही है, थोड़ा सा उल्टा नहीं, उल्टा तो नहीं, पर थोड़ा सा मैप छोटा है इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये असम है, अरुणाचल प्रदेश को भूल जाना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो सदिया से लेकर धुबरी के बीच में नेशनल वाटरवे कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है, जो कि असम में पड़ता है। तीसरा नेशनल वे क्या हो जाएगा, नेशनल वाटरवे, ये हो जाएगा केरला में कोट्टायमपुरम या कोट्टापुरम से लेके कोल्लम तक, ये नेशनल वाटरवे थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी तमिलनाडु से होके ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश तक, ये नेशनल वाटरवे फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से गोदावरी नदी आती है, ये कृष्णा नदी आती है, और ये बर्मिंघम कैनाल है जो इस पर बनाया गया, ठीक है। अगला बात करते हैं हम अपना 5वां नेशनल वाटरवे, तो ये हो जाएगा ये वाला, जो कि पारादीप उड़ीसा से लेके पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक है, ठीक है, नेशनल वाटरवे फिफ्थ। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, अगर इच्छा हो तो यहाँ से अपने नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा कि कौन से राज्य के सामने वाले जो समुद्री क्षेत्र को है हम किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो ये अपना मैप हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत का। अगर बात करें ये इतना, चूँकि ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है, तो ये जो गुजरात का कच्छ की खाड़ी वाला क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं, ये खाड़ी जो जल क्षेत्र है इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो किनारे वाला तट है इतना, इसको तो हम क्या बोल देंगे, कच्छ का तट बोल देंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी ये हो जाएगी और उसके आसपास का क्षेत्र कच्छ का तट कहलाएगा, ठीक है। फिर ये गुजरात का जो ये वाला तट है, ये इतना, ये महाराष्ट्र तक, यहाँ तक, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी। ये जल क्षेत्र खंभात की खाड़ी कहलाता है। और इसके सामने वाले तट को हम अगर बोलें तो इतने तट को क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ का तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट बोलते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों राज्यों के सामने वाला जो भी जल क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है, उसको हम बोलते हैं कोंकण तट, ठीक है। यहीं पे कोंकण रेलवे भी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कोंकण तट। अगला बात करते हैं कर्नाटका। तो कर्नाटक के सामने वाले तट को हम क्या बोलते हैं, काके नारा या कानारा तट बोलते हैं, ठीक है। ये काके नारा या कनारा तट, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। बात करें केरल, तो केरल के सामने वाले तट को मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों पूछे गए थे, तमिलनाडु और केरल के सामने वाले, तो ये हो जाएगा मालाबार तट। फिर बात करते हैं यहाँ पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के सामने वाले तट को हम बोलते हैं वेंगा तट। क्या बोलते हैं, वेंगा तट, ठीक है, वेंगा तट। अगला आ जाएगा अपना उड़ीसा। तो उड़ीसा के सामने वाले तट को हम लोग बोलते हैं उत्कट, क्या, उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश के सामने वाले तट को बोले तो इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। उत्तरी सरकार कहाँ पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के सामने वाला तट। फिर बात करते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु क्षेत्र के तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है, कोरोमंडल। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मालाबार तमिलनाडु साइड हो जाएगा या कोरोमंडल केरला साइड, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, मेरे को भी पहले होती थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मालाबार केरल से हो जाएगा और कोरोमंडल तमिलनाडु से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए हैं कि भारतीय प्रायद्वीप में स्थलबद्ध लैंड लॉक्ड कौन कौन से राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तो लैंड लॉक्ड यहाँ पे एक तो तेलंगाना हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखेंगे थोड़ा सा तो झारखंड हो जाएगा। लैंड लॉक्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जो चारों तरफ से किसी स्थलखंड से जुड़ा हो, ना कि जल क्षेत्र से, ठीक है, ऐसा क्षेत्र। बात करें, ये तो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं पर थोड़ा सा इनको उतना ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है इतनी सारी देख ली हैं, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। अब अगर इसके अलावा कुछ देखना होगा तो वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखो अब इस सीरीज़ में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है,
कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम देख लेते हैं सबसे ऊपर जाके, है ना। हाँ, यहाँ पे तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारे, ठीक है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, झरना हो गया, ठीक है, झरना हो गया, नदी बांध, ग्लेशियर और घाटी तथा दर्रे, फिर पर्वत श्रृंखलाएँ हो गई, चोटियाँ हो गई, खनिज खान क्षेत्र, भंडार, उत्पादक राज्य हो गए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गए, ठीक है, जनजातियाँ हो गई, एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें हो गई, फिर मिसलेनियस हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। अगर बात करें कब देखा है, तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने नदियों के बारे में बात की है, फिर उसके बाद ये इतना सारा टॉपिक जो है हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देख लिया है। ये वाला जो हम लोगों ने तीसरा लेक्चर देखा था, ठीक है, तीसरे लेक्चर में पड़ी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तीसरा लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। जनजाति और एग्रीकल्चर तथा ये तीनों चीज़ें अब चौथे लेक्चर में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यूपी पीसीएस के हिसाब से, ठीक है, यूपी पीसीएस PYQs 2015 से 2025 तक 10 सालों के, ठीक है, 10 ईयर्स का हम लोगों ने एनालिसिस किया है। उसके आधार पे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने इतना सिलेबस पढ़ा है, इतना, ठीक है, तो अगर 12 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 12 में से 8 से 9 आप उठा लोगे, ठीक, इतना सिलेबस पढ़ के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हुआ मतलब 70 से 80% क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट है यूपी पीसीएस के हिसाब से, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी के हिसाब से अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन उठा ले रहे हो आप इतना पढ़ के, तो इतना कम नहीं है, ठीक है, इतना काफ़ी है। और चूंकि आप लोगों ने पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ये होंगे कि मान लो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, आर्द्रता भी कम होती चली जाएगी, जैव विविधता भी कम होती चली जाएगी, ठीक है। और जैसे ध्रुवों की ओर से आप भूमध्य रेखा की तरफ आओगे तो वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैव विविधता बढ़ती जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होंगे ना कि हिमालयी क्षेत्र में अभी भी उठ रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटें जो हो रही हैं वो धीरे धीरे करके अभी भी उनमें फिसलन पाई जा रही है। ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होंगे ना। बिग बैंग थ्योरी हो गया, भूकंप से संबंधित कॉन्सेप्ट हो गए, ये सब तो ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं इस पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन हर साल एक आता है और पूरे सिलेबस से एक आता है। कभी हो सकता है भूकंप से उठा लिया जाए, कभी हो सकता है ज्वालामुखी से ले ले, कभी हो सकता है क्लाइमेट चेंज से ले ले, और करंट से भी रिलेटेड हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें 1 से 2 नंबर के लिए आप जो है उतना सारा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, उतने ही सिलेबस में इतना पढ़ के आप 8 से 9 नंबर ले आओगे, ठीक है। तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना है, ना कि उस 20% पे जिनका अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, कहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमको पता चलता है कि हाँ हमसे कुछ छूट रहा है या हमसे कोई गलती हो रही है जिसका हम अगले वीडियो में सुधार कर पाएँ, ठीक है। तो कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो देखते रहिए, और इसके पहले भी 1-2 वीडियो आए हैं वो भी देख लीजिए। फिर अब इसके बाद तो आती ही रहेंगी। मान लो ये इंडियन ज्योग्राफी का ख़त्म हुआ है चैप्टर, अब अगली वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आएगी, ठीक है। तो उसमें भी कंप्लीट करेंगे सारा सिलेबस कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वहाँ से भी 8 क्वेश्चन से 12 तक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ से हम 7 से 8 क्वेश्चन उठाने की कैपेसिटी लाएंगे, क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहिए अपनी अच्छे से।